बिहार की मंच से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख यानी कि असाउद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव से पूछा कि बाबू जरा बताइए कि एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है। तब से ये शब्द सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। आखिर ओवैसी ने ऐसा कब कहा, क्यों कहा और कहां कहा, ये आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये एक्सट्रीमिस्ट होता क्या है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है। दरअसल एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है एक कट्टर सोच वाला व्यक्ति, यानी ऐसा इंसान जो किसी बात या विचार को लेकर बहुत ज्यादा आगे तक चला जाए। उसे सिर्फ अपनी बात सही लगती है और बाकी सब गलत लगते हैं। वो दूसरों की राय नहीं सुनता, ना ही बीच का रास्ता अपनाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति धर्म, राजनीति या किसी विचार के नाम पर इतना जज्बाती हो जाए तो उसे बस अपनी सोच ही सच्ची लगे और बाकी सब दुश्मन नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति को ही एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओवैसी ने तेजस्वी को एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहा। दरअसल आपको बता दें कि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में जब तेजस्वी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपने महागठबंधन में ओवैसी को क्यों नहीं शामिल किया, तो तेजस्वी का जवाब था कि ओवैसी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि चरमपंथी हैं। सियासत के मैदान में धर्म को उछालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश की राजनीति में ये हमेशा से ही वोटों के समीकरण का हिस्सा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सियासत के मैदान में अल्लाह, कुरान, नमाज, हिजाब, हजरत मोहम्मद जैसे धार्मिक मुद्दों की एंट्री आखिर कैसे हो गई। चुनावी मंच पर मजहबी भावनाओं का इस्तेमाल ओवैसी का महज वोटों की रणनीति है या फिर एक नया सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश। पूरी कहानी आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ओवैसी ने तेजस्वी यादव के लिए क्या फरमान जारी किया है। आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के, मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती है, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं, तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट हो। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कोई मुसलमान अगर हक की बात करे तो तेजस्वी उसे चरमपंथी समझते हैं, जबकि बीजेपी सीमांचल में मुसलमान को घुसपैठिया समझती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि तेजस्वी आसमान में उड़ रहे हैं, जिसे सीमांचल की जनता जल्द ही जमीन पर ला देगी। ओवैसी ने कहा कि सब ने हमको चोट दिया है। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाला अहम फैसला है। राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 17% के आसपास है और इनका वोट करीब 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वजह है कि हर पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू या फिर एएमआईएम, इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में रहता है। ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से सीमांचल के इलाकों में एंट्री की, उससे पारंपरिक समीकरणों का जो है वो बदलाव आया है। आरजेडी को वोट पहले एक तरफा मिल जाया करता था, अब वही वोट जो है वो डिवाइड होने लगा है।
राजनीति के तौर पर कहा जाए तो वैसी मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि उनके मैदान में उतरने से सेक्युलर वोटरों का बिखराव होता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता है। यानी खेल दो परतों में चल रहा है। एक तरफ ओवैसी खुद को मुसलमानों की आवाज के तौर पर पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी मौजूदगी बड़े दलों की रणनीति को स्थिर कर रही है। राजनीति भाषा में इसे वोट स्प्लिटिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है, जहां कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतरकर दो प्रमुख ताकतों के वोट को शेयर कर प्रभावित कर देता है। बिहार के सीमांचल इलाके में जब असदुद्दीन ओवैसी मंच से अल्लाह, कुरान, हिजाब, नमाज और हजरत मोहम्मद का जिक्र करते हैं तो ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं होती है, बल्कि गहरी सियासी रणनीति की एक हिस्सा होता है। सीमांचल वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% तक है और कई सीटों पर यही आबादी चुनावी नतीजे तय करती है। ऐसे में ओवैसी का ये नैरेटिव सीधे उस वर्ग को धार्मिक पहचान को संबोधित करता है जो अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी ये संदेश देना चाहते हैं कि मुसलमानों को अब दूसरों की राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि राजनीति का चेहरा बनना चाहिए। उनके भाषणों में धर्म की बातें इसलिए आती हैं ताकि वो एक भावनात्मक जुड़ाव बना सके और ये दिखा सके कि उनकी पार्टी जो है सिर्फ वोट नहीं मांग रही है बल्कि मुस्लिम पहचान की सियासी जगह वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। इसका दूसरा पहलू ये है कि इस तरीके के भाषणों से सीमांचल की सियासत में ध्रुवीकरण बढ़ता है। आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों का जो पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक रहा है वो बंटने लगता है। इससे विपक्षी एकता को भी नुकसान पहुंचता है और मैदान में नए समीकरण बनते हैं। यानी कि वैसे तो ये कदम भावनात्मक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर काम करता है। राजनीतिक नजरिए से अगर देखें तो इसे आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन की क्लासिक मिसाल है, जिसमें धर्म की पहचान के जरिए वोटरों को संगठित किया जाता है। सीमांचल में ओवैसी का यही सियासी संदेश है, अपनी पहचान की राजनीति करो, किसी और की छतरी तले नहीं। ओवैसी और उनकी पार्टी एएमआईएम पर वोट कटवा होने का आरोप कोई नया नहीं है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है, वहां मुख्य विपक्षी दलों का मानना है कि ओवैसी की एंट्री से उनका पारंपरिक वोट जो है वो बिखर जाता है। यही वजह है कि आरजेडी, कांग्रेस जैसे दल लगातार यह आरोप लगाते हुए आए हैं कि एमआईएम का मकसद बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाना है। दरअसल ये आरोप सियासी गणित से जुड़ा है। बिहार के सीमांचल जैसे इलाकों में मुस्लिम वोट लगभग पूरे तरीके से आरजेडी के खाते में जाते थे, लेकिन जब से ओवैसी इन इलाकों में उतरे हैं उन्होंने उसी वोट बैंक में सेध लगाई है। आपको बता दें कि नतीजन मुस्लिम वोट बैंक दो हिस्सों में बंटने लगा है। एक हिस्सा आरजेडी के पास रहा और दूसरा जो है वो एएमआईएम के पास चला गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि कई सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष फायदा मिला है। राजनीतिक नजरिए से इसे वोट फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, यानी कि एक ही वर्ग के वोट कई पार्टियों में बढ़ जाए और मुख्य विपक्षी ताकत कमजोर पड़ जाए। विपक्षी दल इसी तर्क के आधार पर ओवैसी को वोट कटवा कहते हैं। हालांकि ओवैसी खुद इस आरोप को पूरे तरीके से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि हम किसी का वोट नहीं काट रहे बल्कि उस तबके को आवाज दे रहे हैं जिसे अब तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया। यानी कि विपक्षी दल जहां उन्हें सियासी तौर पर वोट डिवाइडर के रूप में देखती है, वहीं ओवैसी खुद को मुसलमान पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के नए चेहरे के रूप में पेश करें। यही सच है कि दोनों ही बातें एक हद तक सही हैं और एक तरफ उनकी मौजूदगी विपक्ष को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो सियासी हकीकत को भी उजागर करती है जहां मुसलमान अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान की तलाश में है।